थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2007 की द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कॉवर्ड रॉबर्ट फोर्ड। ये कहानी बेस्ड है अमेरिका के पहले सबसे पॉपुलर और खतरनाक रॉबर जेसी जेम्स और उसके जेम्स गैंग के ऊपर। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1881 में अमेरिका के मिजूरी स्टेट से, जहां हम जेम्स गैंग को देखते हैं, जो गैंग अपनी रॉबरीज के लिए फेमस है। ये गैंग फ्रैंक जेम्स ने बनाया था, पर अब इसे उसका छोटा भाई जेसी जेम्स लीड करता है और गैंग के सभी लोग जेसी के हर ऑर्डर्स को मानते हैं। और ये गैंग सैकड़ों बार बैंक और ट्रेन रॉबरीज को अंजाम दे चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को हमेशा इस गैंग की तलाश रहती है। और जब ये सारा गैंग जंगल में बैठ के लंच कर रहा होता है, तब हम रॉबर्ट फोर्ड नाम के एक 19 साल के लड़के को देखते हैं। रॉबर्ट फोर्ड जेसी जेम्स का बेहद बड़ा फैन होता है और उसका बड़ा भाई चार्ली फोर्ड इसी गैंग का एक पुराना मेंबर होता है। और रॉबर्ट को भी अपने भाई की तरह जेसी के इस गैंग का पार्ट बनना होता है, पर इस गैंग में कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। आज ये गैंग एक ट्रेन को रोक के लूटने वाले होते हैं, जिसमें काफी सारा पैसा जा रहा होता है। और ये सभी ट्रेन ट्रैक्स के पास झाड़ियों में बैठ के ट्रेन के आने का वेट कर रहे होते हैं। चार्ली के सिवा इस गैंग में डिक लिडल, एड मिलर और वुड हाइट नाम का एक आदमी और होता है, जो जेसी का कजन ब्रदर होता है। अंधेरा होने पर वो ट्रेन वहां से गुजरने लगती है और जेसी और उसका गैंग ट्रेन का रास्ता रोक के उसे रोक लेते हैं और ट्रेन में घुस जाते हैं। वहां उनकी इन्फॉर्मेशन गलत साबित होती है और उस ट्रेन के सेफ में उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिससे जेसी बेहद डिसअपॉइंट होता है। गैंग के लोग ट्रेन के पैसेंजर्स को लूट के ही अपना काम चलाते हैं और सेफ को ले जा रहा केयर टेकर जब जेसी को उल्टा जवाब देता है, तब वो उसे मार के इंजर्ड कर देता है और सभी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। जेसी गैंग के साथ अपने घर कैंसस सिटी आ जाता है और घर आके उसका बड़ा भाई फ्रैंक उसे कहता है कि इन रॉबरीज में अब पहले जितना एडवेंचर नहीं रहा और अब पुलिस और न्यूज़पेपर वाले भी हम सबके नाम जान चुके हैं, इसलिए हमें अब रिटायर हो जाना चाहिए। और ये कहकर फ्रैंक गैंग छोड़ देता है। रात को रॉबर्ट, जो जेसी के बारे में लिखी हुई बुक्स और न्यूज पढ़ के बड़ा हुआ होता है, उसे पास से देख के बेहद खुश होता है और जेसी की तरह सिगार पीने का भी ट्राई करता है, जो देख के जेसी को बेहद हंसी आती है, क्योंकि रॉबर्ट उसे किसी मूवी स्टार की तरह ट्रीट करवा रहा होता है। अगली सुबह जेसी अकेला बैठा होता है और अपने बड़े भाई के गैंग छोड़ देने से थोड़े गुस्से में भी होता है, इसलिए वो रॉबर्ट को छोड़ के अपने सारे गैंग को अपने घर से जाने को कहता है। जेसी ने अभी रिसेंटली एक नया घर खरीदा होता है और वो रॉबर्ट से अपने शिफ्टिंग का सारा काम करवाता है और रॉबर्ट खुशी खुशी जेसी का दिया हुआ सारा काम करता है। और वो अब जेसी के कपड़े पहनने और बात करने के तरीके को भी ऑब्जर्व करने लगता है और जेसी के इतने पास होने से वो बेहद खुश होता है। पर अपना घर सेटल होने के बाद जेसी अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजारने लगता है और रॉबर्ट को वापस जाने के लिए बोल देता है। रॉबर्ट वहां से अपनी एक कजन मार्था के फार्म हाउस पे जाता है, जहां सारा गैंग रेस्ट करने और खाने के लिए आता है। और मार्था का फार्म हाउस पुलिस से छुपने के लिए भी एक बेहद अच्छी जगह होती है। एक दिन नहाते हुए डिक रॉबर्ट से पूछता है कि जब वो जेसी के साथ था तब क्या जेसी ने उसके बारे में कुछ पूछा था, और रॉबर्ट मना कर देता है। पर डिक उसे बता देता है कि वो कमिंस नाम के एक राइवल गैंग मेंबर के साथ मिलके जेसी को पुलिस से पकड़वाने वाला है, क्योंकि जेसी के सर पे रखा इनाम अब बेहद ज्यादा हो गया है। और वो रॉबर्ट को रिवॉल्वर दिखा के वॉर्न करता है कि अगर उसने इस बारे में कभी जेसी से बात की तो वो उसे शूट कर देगा। रॉबर्ट नहाने के बाद जेसी जैसे कपड़े पहनता है और अपने रूम में आके देखता है कि चार्ली और वुड उसके बेड के नीचे छुपाए हुए जेसी जेम्स पे लिखी नॉवेल्स और फोटो देख के हंस रहे हैं। और वो दोनों रॉबर्ट का बेहद मजाक बनाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट बचपन से ही जेसी के बारे में न्यूज़पेपर और नॉवेल्स में लिखी हर बात को सच मान रहा होता है और उसके लिए जेसी एक सुपर ह्यूमन होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिक लिडल एक दिल फेक और ठरकी आदमी होता है और वो फोर्ड भाइयों की कजन और फार्म हाउस की ओनर मार्था पे भी लाइन मार रहा होता है, क्योंकि मार्था एक विडो होती है और डिक का औरतों के लिए ये बिहेवियर वुड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मार्था के फार्म से निकल के वुड और डिक घोड़ों पे ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं, जब रास्ते में वुड का घर आता है और वो डिक को आज रात वहीं रुकने को कहता है। वुड का फादर एज में बेहद बूढ़ा होता है और उसने एक बेहद यंग लड़की से दूसरी शादी की होती है। और डिनर के टाइम पे डिक की नजर वुड की स्टेप मदर पे पड़ती है, जो उसे बेहद अच्छी लगती है और वुड उसे स्ट्रिक्टली अपनी स्टेप मदर से दूर रहने के लिए वार्न करता है। पर डिक नहीं मानता और रात को बाथरूम जाने के बहाने वो वुड की स्टेप मदर के साथ भी बाकी औरतों की तरह ही पेश आता है। और अगली सुबह वुड के उठने से पहले
वहां से चला जाता है। कमिंस जेसी के किसी गैंग मेंबर के साथ उसे पकड़वाने का ट्राई कर रहा है, ये बात जेसी को भी पता लग जाती है और वो अपने सभी गैंग मेंबर्स पे शक करने लगता है और सबसे पहले एड मिलर के घर जाता है जो शहर से दूर अकेले रहता है। जेसी एड से पूछता है कि क्या वो भी उसे अरेस्ट कराने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और वो मना कर देता है, पर जेसी को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो बेहद नर्वस दिख रहा होता है और वो एड को अपने साथ उस कमिंस नाम के आदमी को ढूंढने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग एड की ही तरह वो बिना बताए डिक के घर आ जाता है और कहता है कि वो कमिंस को ढूंढ रहा है और वो डिक को भी अपने साथ चल के उसे ढूंढने के लिए कहता है। रास्ते में डिक बेहद डरा हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि जेसी सब जान चुका है और वो श्योर होता है कि जेसी किसी भी टाइम उसे शूट करके मार देगा। वो दोनों एक घर तक आते हैं जहाँ सिर्फ एक एल्बर्ट फोर्ड नाम का बच्चा होता है जो फोर्ड भाइयों का कजिन होता है और जेसी एल्बर्ट से कमिंस और उसके भाइयों के बारे में पूछताछ करने लगता है और उस बच्चे से कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर वो उसे घर के सामने घोड़ों के फार्म में ले जाके पीटता भी है और डिक उसे रोकता है और कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है और तू बिना किसी रीजन के सब पे शक कर रहा है क्योंकि हम में से कोई भी तुझे अरेस्ट नहीं करवाना चाहता। जेसी एक बच्चे पे हाथ उठाने के लिए बेहद शर्मिंदा होता है और रोने लगता है, जिसके बाद वो डिक से बिना बात करे वहां से चला जाता है और उसे लगता है कि शायद वो बेवजह ही अपने साथियों पे शक कर रहा है। कुछ महीनों बाद सर्दियां आ जाती हैं और हम वुड को अपने घोड़े पे देखते हैं जो बर्फ में ट्रैवल करता हुआ मार्था के फार्म हाउस पे आता है और उसे बताता है कि कुछ महीनों पहले डिक ने उसकी स्टेप मदर के साथ क्या हरकत की थी। वुड कहता है कि वो कई महीनों से डिक को ढूंढ रहा है। जब वहीं लंच कर रहा एक आदमी उसे बता देता है कि डिक चार्ली और रॉबर्ट फोर्ड के साथ यहीं रुका हुआ है और ऊपर वाले रूम में सो रहा है। वुड गुस्से में सीधा उस रूम में जाता है और गोलियां चलाने लगता है और उसे देखते ही चार्ली खिड़की से बाहर कूद जाता है और डिक अपनी रिवॉल्वर निकाल के खुद को डिफेंड करने लगता है, पर तभी रॉबर्ट वुड को सर में शूट करके मार देता है और डिक की जान बच जाती है। मार्था और वहां मौजूद सभी लोग भी शूटिंग रुकने के बाद ऊपर आते हैं और वुड को मरा हुआ देख के सब बेहद डर जाते हैं क्योंकि वुड जेसी जेम्स का कजन था और अगर उस तक वुड के मरने की न्यूज पहुंच गई तो वो इस फार्म हाउस में आके सबको जान से मार देगा। रॉबर्ट वुड को शूट करके बेहद खुश होता है क्योंकि जेसी ने उनके कजन एल्बर्ट को थोड़े टाइम पहले बेवजह पीटा था और सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि पुलिस या जेसी जेम्स से बचने के लिए कोई इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेगा और रॉबर्ट एक आदमी के साथ वुड की डेड बॉडी को जंगलों में फेंक देता है। कुछ दिनों के बाद जेसी मार्था के उस फार्म हाउस पे आ जाता है और सबके साथ डिनर करने लगता है, जिसे देख के सभी काफी नर्वस होते हैं और जब जेसी अपने कजिन वुड के बारे में पूछता है तब सभी कहते हैं कि वुड कई महीनों से फार्म हाउस पे नहीं आया है और किसी को नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। टॉपिक चेंज करने के लिए चार्ली रॉबर्ट का मजाक उड़ाने लगता है और जेसी को उसकी नॉवेल कलेक्शन के बारे में बताने लगता है, जो सुन के जेसी रॉबर्ट पे हंस देता है, जो बात रॉबर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रॉबर्ट जो जेसी को अपना आइडल मानता था अब उसे बेहद ज्यादा हेट करने लगता है और अगले दिन मार्था के फार्म से जेसी चार्ली के साथ अपने मिजूरी वाले घर चला जाता है जहां उसकी वाइफ और बच्चे रह रहे होते हैं। रात को जेसी चार्ली को उठा के उससे फिर वुड के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, पर चार्ली कहता है कि उसका काफी टाइम से वुड से कोई कांटेक्ट नहीं है। जेसी उसे उस रात के बारे में बता देता है जब वो एड मिलर को अपने घर से बाहर लेके गया था और उसने उसे शूट करके मार दिया था क्योंकि उसे एड पे शक हो रहा था। और चार्ली ये न्यूज सुन के बेहद डर जाता है क्योंकि जेसी इस वक्त बेहद अनप्रिडिक्टेबल हो चुका होता है और अगर वो एड को सिर्फ एक शक के लिए मार सकता है तो वुड के लिए तो रॉबर्ट, डिक और उसे वो नींद में भी शूट कर सकता है। और उस रात से चार्ली बेहद केयरफुल रहने लगता है। जेसी और चार्ली के जाने के बाद रॉबर्ट कैंसस सिटी के पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को मार्था के फार्म हाउस की लोकेशन दे देता है और पुलिस उस फार्म पे रेड मार के डिक को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस कमिश्नर रॉबर्ट को पुलिस इन्फॉर्मर बन के जेसी जेम्स को भी ऐसे ही अरेस्ट करवाने के लिए कहता है। डिक के अरेस्ट के बाद रॉबर्ट उस स्टेट के गवर्नर के पास भी जाता है और पुलिस कमिश्नर वहाँ डिक को भी लेके आता है, जो जेसी के साथ करी हुई कई रॉबरीज में अपना पार्टिसिपेशन कन्फेस करता है। गवर्नर के अगले इलेक्शन के लिए भी जेसी का पकड़ा या मारा जाना बेहद जरूरी होता है, इसलिए वो रॉबर्ट को उसे पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाने या मार देने का टास्क देता है, जिसके बदले में उसे जेसी के सर पे रखा $10,000 का इनाम मिलेगा और उसे वुड को मारने के लिए भी कभी कोई सजा नहीं होगी। उधर अपनी सारे सस्पिशन खत्म होने के बाद जेसी चार्ली के साथ एक और बैंक रॉबरी प्लान कर रहा होता है, जब चार्ली उसे अपने भाई रॉबर्ट को भी इस रॉबरी में शामिल करने के लिए बोलता है क्योंकि रॉबरी एक बड़े बैंक में करनी होती है और 2 की जगह 3 आदमी इस काम को ठीक से अंजाम दे पाएंगे। चार्ली की बात मान के जेसी रॉबर्ट के पास पहुंचता है जो एक स्टोर में जॉब कर रहा होता है और वहां से वो तीनों जेसी के घर आ जाते हैं।
जेसी के घर के पास रॉबर्ट चार्ली को गवर्नर से करी हुई डील के बारे में बताता है और कहता है कि अरेस्ट करवाने से अच्छा हमें जेसी को मार देना चाहिए, जिसके बाद हम अमीर और फेमस हो जाएंगे। पर चार्ली जेसी को मारने के आइडिया के अगेंस्ट होता है। रॉबर्ट उसे कहता है कि अरेस्ट होने के बाद भी जेसी को कभी हमारे इस धोखे और वुड के मर्डर के बारे में जरूर पता चलेगा और उस दिन जेसी किसी भी तरीके से हमसे बदला जरूर लेगा, इसीलिए उसे मारना ही सही डिसीजन होगा। और उन दोनों को अकेले बात करता देख के जेसी उन पर नाराज होता है और इसके बाद उन्हें कभी अकेला साथ में नहीं छोड़ता। कुछ दिन साथ में रहने के बाद जेसी को अपने बिहेवियर पे शर्म आती है और वो फोर्ड भाइयों पे ट्रस्ट करने लगता है और रॉबर्ट को एक बेहद महंगी रिवॉल्वर गिफ्ट करके उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। 3 अप्रैल 1882 को जिस दिन उन तीनों को एक बैंक रॉबरी के लिए निकलना होता है, उसी दिन जेसी अपने बेटे के साथ शहर के चर्च जाता है और रॉबर्ट अब भी ये सोच रहा होता है कि जेसी को कैसे मारा जाए, क्योंकि जेसी उससे कहीं ज्यादा तेज और एक्यूरेट शूटर होता है और खुद पे जरा सा खतरा देखते ही वो रॉबर्ट और चार्ली को सेकंड में शूट करने की काबिलियत रखता है। उस दिन के न्यूज़पेपर में डिक लिडल के पकड़े जाने और सरकारी गवाह बनने की न्यूज छपी होती है और रॉबर्ट उस न्यूज़पेपर को छुपा देता है ताकि वो ये न्यूज ना पढ़ सके। पर जेसी वो अखबार लेके ब्रेकफास्ट टेबल पे पढ़ने लगता है और उसे न्यूज पढ़ता देख के रॉबर्ट और चार्ली के पसीने छूटने लगते हैं, पर न्यूज में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा होता। ब्रेकफास्ट के बाद जेसी अपनी गन बेल्ट निकाल के एक फोटो फ्रेम पे लगी धूल साफ करने लगता है और रॉबर्ट पीछे से गन निकाल के उसके सर पे पॉइंट करता है और चार्ली भी अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है ताकि रॉबर्ट के चूकने पर वो जेसी को शूट कर सके। और जैसे ही जेसी फ्रेम के कांच पे रॉबर्ट की रिफ्लेक्शन देखता है, रॉबर्ट उसे सर में गोली मार देता है और जेसी नीचे गिर जाता है और उसकी वाइफ गोली की आवाज सुन के वहां आ जाती है। जेसी की वाइफ जब उसके पास बैठ के रो रही होती है, तब रॉबर्ट और चार्ली उसके घर से शहर के पोस्ट ऑफिस की तरफ भागते हैं और वहां जाके वो गवर्नर को टेलीग्राम पे जेसी की मौत की खबर देते हैं, पर उन्हें इस काम के लिए $10,000 की जगह बस $1,000 ही मिलते हैं। उधर फेमस जेसी जेम्स की डेड बॉडी को कई दिनों तक बर्फ पे रखा जाता है और उसकी लास्ट फोटो के लिए हर न्यूज़पेपर रिपोर्टर हजारों डॉलर्स पे करने को तैयार होता है और जेसी को एक ग्रैंड फ्यूनरल मिलता है क्योंकि वो अपनी रॉबरी का पैसा गरीबों में भी बांटा करता था। 1 साल के बाद न्यूयॉर्क सिटी में रॉबर्ट पैसों के लिए चार्ली के साथ जेसी जेम्स को मारने का स्टेज प्ले करने लगता है, जिसे देखने काफी लोग आने लगते हैं। पर लोग जल्द ही इस प्ले का मजाक उड़ाने लगते हैं और ऑडियंस में से कई लोग रॉबर्ट को बुज़दिल कहते हैं क्योंकि उसने पीछे से जेसी जेम्स को शूट किया था। ऐसे ही एक प्ले में जब ऑडियंस में से एक आदमी फिर से रॉबर्ट को कावर्ड कहता है, तब वो स्टेज से नीचे उतर के ऑडियंस से लड़ने लगता है और वो स्टेज प्लेज हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। चार्ली भी जेसी को मारने में रॉबर्ट का साथ देने की वजह से खुद को हिट करने लगता है और उन प्लेज में बार बार जेसी की आखिरी मोमेंट्स को याद करने की वजह से एक दिन चार्ली गिल्ट में आके खुद को गोली मार लेता है। जेसी की मौत के कई साल बाद भी लोगों के बीच में वो एक लेजेंड होता है और रॉबर्ट को हमेशा लोग कावर्ड बुलाते हैं, जिस बात से तंग आके वो सब कुछ छोड़ के कोलोराडो के क्रीड शहर में चला जाता है जहां उसे ज्यादा लोग नहीं जानते और वो वहां एक बार खरीद लेता है और अपने बार की सिंगर को डेट करने लगता है और वहीं सेटल हो जाता है। पर साल 1892 में एडवर्ड नाम का एक आदमी शॉटगन रेडी करके रॉबर्ट के बार में घुस जाता है, जिसने जेसी जेम्स का बदला लेने की कसम खाई होती है और वो रॉबर्ट के बार में घुस के उसे सबके सामने मार देता है, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा होती है। और जेसी के 7,000 फैंस उसकी माफी के लिए गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं और एडवर्ड को 8 साल के बाद रिहा कर दिया जाता है। और जहां रॉबर्ट फोर्ड की मौत के बारे में कोई आर्टिकल भी नहीं छपता, वहीं जेसी जेम्स के बारे में हर स्टेट के न्यूज़पेपर में किस्से छपते रहते हैं और उसे हमेशा एक हीरो के रूप में देखा जाता है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।